अगर एच पी और क्यू के बीच में हार्मोनिक मीन है, मतलब हरात्मक माध्य पी और क्यू का एच है, तो फिर इस रिलेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर तो लोगे, लेकिन अगर आपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ पे टाइम बहुत आपका खर्च होगा। अब आपको क्या पता हो कि अगर दो संख्याएं हैं उनके बीच में जो हार्मोनिक मीन होता है वो निकालना ना पड़े, आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, 2pq बटे p प्लस क्यू। कोई भी दो संख्याएं हैं अगर a और b, उनके बीच में अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो होता है 2ab बटे a प्लस बी। ये चीज़ आपको पता हो। अब यही तो हार्मोनिक मीन है, यानी कि यही तो h है। तो इस क्वेश्चन में h का वैल्यू ये रखेंगे, तो h की जगह पे हम जब 2pq बटे p प्लस क्यू रख देते हैं, 2pq बटे p प्लस क्यू, और नीचे था क्या हमारा p पहले से ही था, प्लस h की जगह पे वही लिखा 2pq बटे p प्लस क्यू, और नीचे इस बार डिनोमिनेटर में q था, तो ये q से ये q कट गया, ये p से ये p कट गया। अब नीचे p प्लस q है, यानी कि एलसीएम हो जाएगा p प्लस क्यू, और ऊपर हो जाएगा 2p प्लस 2q, यानी कि अगर हम ऊपर 2 कॉमन ले लें तो ऊपर भी हमारा p प्लस क्यू हो जाएगा, नीचे एलसीएम हमने p प्लस क्यू ले ही लिया है, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 2। तो अभी आपका देखो 8 दिन के बाद पेपर है। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिनके 90% चांसेस हैं कि सेम डेटा के साथ मिलेंगे, तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत सेव होगा। आपने जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा, आपको पता है अभी 4 दिन पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, तो क्या नीड होगी इसको इस तरह से सॉल्व करने की। आपने 2 ऑप्शन देखा, सीधा मार्क किया और आगे बढ़े। एक रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ π/4 यानी कि 45 का कोण बनाती है, तो वही लाइन पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। देखो आज के सभी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आज जितने भी टाइप मैंने लिए हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है कि उनकी डायरेक्शन कोसाइन का जो सम होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो आपको पता है 1 होता है। ठीक है, इसको आप 10 से बहुत जल्दी करने की हैबिट डालनी है, आपको बार बार पूरा लिखना नहीं है। आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ, अब देखो ये क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन होती है, मतलब ये एक्स एक्सिस वाला एंगल यानी कि कोसाइन मतलब कॉस स्क्वायर, ये एक्स का मान लें अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ बना कोण अगर हम बीटा मान लें, और जेड एक्सिस के साथ बड़ा कोण अगर हम गामा मान लें, तो ये 1 हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर एग्जाम हॉल में हिट हो गई तो बहुत ईजी है, क्योंकि अल्फा 45 है तो कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का वर्ग करेंगे, 1/2 होगा। ठीक है, बीटा भी बाई एक्सिस के साथ बना कोण है, वो भी 45 है, π/4 का मतलब 45, और कोस 45 का मतलब 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तीनों में, तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू उधर कितना है 1। अब देखो ये आधा और आधा जोड़ के कितना बनेगा 1, यानी कि इस 1 से ये इधर का 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर गामा कितना मिल गया 0। कॉस स्क्वायर गामा अगर 0 मिल गया तो कॉस स्क्वायर गामा को हम कॉस स्क्वायर 90, 0 मतलब π/2। ठीक है, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया π/2, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ये आज जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इन पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रुप एक्स में अपियर होने जा रहे हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको फाइंड क्या करना है, ऑर्डर और उसका पावर। तो देखो जब भी फ्रैक्शन में हो पावर तो उसको पहले सही कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर शुड बी होल नंबर। अब देखो फ्रैक्शन इसका हटाना है, तो अगर हम दोनों साइड का क्या कर दें, दोनों साइड का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये 1+3 dy/dx का होल पावर 2/3 था, कितना था 2/3। अब जब इसका हम क्यूब करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, जब दोनों साइड का हमने क्यूब कर दिया तो इधर हो गया 4d3y/dx³ का, इधर का भी हमने क्यूब कर दिया। अब क्यूब होने से हुआ क्या, ये फ्रैक्शन खत्म होगी, क्योंकि इस 3 से ये 3 खत्म हुआ। अब सिंपली ये पावर इधर 2 बचा और उधर 3 बचा। अब हमें साफ साफ हम देख सकते हैं सबसे अधिक बार डिफरेंशियल किसका हुआ है, d3y, मतलब ऑर्डर तो 3 हो गया और उसी की पावर कितनी है 3। सबसे ज़्यादा जिस बार होता है डिफरेंशिएशन उसी का पावर तो लेते हैं, तो पावर भी 3 आ गई, ऑर्डर भी 3 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम में आ चुका है। इनवर्स साइन 5π/3 का प्रिंसिपल वैल्यू, मेन वैल्यू फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन ऐसा इनवर्स का जरूर आता है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो अप्रोच ना लगाओ कि इसको पहले स्प्लिट करो 2π में से आप 5/3 करो तब निकालो, ये तो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 तक रहता है साइन का रेंज। ठीक है, अब आप ये देखो ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, कौन सा ऑप्शन उस रेंज में पड़ रहा है, हमें स्प्लिट करने की नीड ही नहीं होगी बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि जब हम इसमें पाई का वैल्यू 180 रखेंगे और जब वो कितना आएगा 300 आएगा, कितना आएगा 300 डिग्री। सिमिलरली बी ऑप्शन माइनस का 300 डिग्री आएगा, सी ऑप्शन हमारा माइनस का 60 डिग्री आएगा जब 180 रखोगे, और इसमें जब यहाँ पे 180 रखोगे तो ये 240 डिग्री आएगा।
अब आप देखो कि ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। क्यों एलिमिनेट हो गए? क्योंकि -π/2 से +π/2 रेंज होने का मतलब है -90 से +90। अब -90 से +90 में रेंज में अगर रहना है तो केवल यही ऑप्शन होना चाहिए था, सी ऑप्शन हो गया। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप अपने सोचने का तरीका बदलिए। आप वैसे भी कर सकते थे स्प्लिट करके कि इसको मैंने साइन, क्योंकि ये उसमें जोन में नहीं बढ़ रहा है π/2 से +π/2 में, तो हमने इसको तोड़ लिया 2π - 5π/3। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस आगे आ जाता और 6 में से 5 जाता तो π/3 बचता। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखने की आदत डाल लोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन कतई नहीं हो सकता है। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 1/5 गिवन है तो tan 2x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम जो स्टेटमेंट गिवन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, पिछला वाला नेवी के एग्जाम में आ चुका है, जो लड़के बताते हैं आके। अगर इसमें बोथ साइड का स्क्वायर कर दें तो इधर a + b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं a² मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने क्या किया, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, उत्तर इतने में ही आ जाएगा। उधर है 1/5 तो उधर का वर्ग करेंगे तो 1/25। अब ये मान लो कि इतना अगर कर लिया तो आपने जंग जीत ली, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो साइन 2 थीटा होता है, यानी कि साइन 2x बराबर 1/25। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 को उधर ले जाओगे तो 1 घट जाएगा, उधर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 2x का वैल्यू आ गया -24/25। जब इसको सॉल्व करोगे 25 से कम 25 में से गया -24/25, साइन 2x का वैल्यू आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब करना कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है उसका 24, चलो 24 लिख दिया, उसका कर्ण था 25, उस 25 लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमें नहीं भी, इसमें हम फिर से वो नहीं लगाएंगे कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, उससे आधार निकालें फिर tan निकालें, नहीं, हमें पता है, और ऐसा 90% केसेस में होता है। इस ऑप्शन में 25 है, लेकिन tan 2x का मान पूछा गया है, तो tan में हमारा जो है आपका लंब आता है और आधार आता है, कर्ण का तो कोई काम ही नहीं है tan में, और कर्ण अगर 25 है तो इसमें भी 25 का यूज हुआ है, इसमें भी 25 का यूज हुआ है, ऑटोमेटिक यही सही हो गया। वैसे हम ट्रिपलेट याद भी रखना चाहिए कि 24-25 7 का एक ट्रिपलेट होता है, या फिर इसको वैसे निकाल भी सकते हो, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको जितना पॉसिबल होगा उतना मैं बताऊंगा कि आप कहाँ पे कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हो। आपने इतना करके लिखा, आपने साइन का वैल्यू लिखा कितना, कितना लिखा था 24/25, तो हमने लिखा साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। अब कर्ण जो है वो tan में नहीं आता है, जब इसमें हम ये निकालने की नीड नहीं थी, क्योंकि इन तीनों में हमारा 25-25-25 था, मतलब कर्ण का यूज हुआ था, और जो हाइपोटेनस होता है वो tan में यूज नहीं होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन x² - 2xy + y² + 3x + 2 ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोला को, या एक एलिप्स को, या एक हाइपरबोला को, या एक सर्कल को। तो देखो, पहले बात तो ये कि आपको पता हो कुछ बातें, जैसे कि जिनकी यहाँ पे नीड नहीं है अभी बताऊँगा, लेकिन पता हो कि जैसे ये तो पता होगा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होता है। xy का कोफिशिएंट h होता है, सिमिलरली 2x का कोफिशिएंट 2g होता है, तो इस तरह से g f सब निकाल लोगे, वो सबको पता होगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर आपका h² ये बराबर आ जाए AB के तो हमारा पैराबोला होगा, अगर h² बड़ा आ जाए AB से तो हाइपरबोला होगा, अतिपरबोला होगा, हाइपरबोला। अगर h² हमारा छोटा आ जाए AB से तो एलिप्स होगा। अब देखो h² मतलब 2xy का गुणांक कितना है, 1, और 1 का वर्ग करेंगे 1 बराबर AB, x² का गुणांक 1 × y² का गुणांक 1, यानी कि ये अगर बराबर आ गया तो ये परवलय था। लेकिन अब आप कहो कि सर यहाँ पे ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन वो नहीं है। अगर ऑप्शन होता है स्ट्रेट लाइन तो एक चीज़ याद रखना, जो AHG BFFC GFFC
ये वाला अगर इसको इस डिटर्मिनेंट को जल्दी से सॉल्व करो, इसको ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया इट मीन्स वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगी। दो पैरेलल प्लेन हैं, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो दोनों आपको पता है कि पहले पे परपेंडिकुलर डालो, दूसरे पे परपेंडिकुलर डालो, ओरिजिन से घटा दो, वही डिस्टेंस होती है। लेकिन आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि दो प्लेन होंगे वो एक रेशियो में होंगे, तो आप इंडिविजुअल दोनों पे पी और P2 ना निकालें। आप किसी एक में किसी संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो उनकी सारी चीज़ें इक्वल बन जाएंगी, सिवाय जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। यानी कि इन फैक्टर्स को हम इक्वल बनाने का बेनिफिट क्या होगा, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो ये सेम बन जाएगा 4x, क्योंकि वो प्लेन है और प्लेन है तो रेशियो सेम होगा 2y + 4z, यानी कि किसी संख्या से उधर हो जाएगा 8 से 2 में गुणा 16। अब आप सिंपली फार्मूला लगा देना, कौन सा जो कांस्टेंट टर्म होगा d1 - d2 बटे नीचे वाली चीज़ दोनों में एक ही बार लिख लेंगे a² + b² + c²। वैसे अगर इंडिविजुअल निकालोगे तो दोनों के पहले निकालो फिर घटाओ, नहीं ये एक फार्मूला मान लो, चाहे मैंने जो आपको बताया कैसे हुआ ये समझ लो। अब d1 माइनस ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 माइनस d2 कितना है 5 बटे √। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये मैंने क्यों गुणा किया था 2 से, क्योंकि अब ये दोनों सेम बन गए थे तो ये चीज़ एक ही बार निकालनी पड़ी, यानी कि माइनस का 21 बटे 36 होगा, नीचे 36 का वर्गमूल लेंगे 6 आएगा, 3 से कट करेंगे तो 7 बटे 2 आएगा। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव साइन को हम भूल जाएंगे, क्योंकि ये मॉड में होता है, इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 60 बटे 2। अगर लाइन 2x + 3y + 1 = 0 और 3x - y - 4 = 0 उस सर्कल के डायमीटर हों जिसकी पैरामीटर परिधि 10 पाई है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो आपके डायमीटर, अगर एक बात बताओ, एक सर्कल है ठीक है, उसका डायमीटर और उसका डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही तो सेंटर होगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम निकाल लें, इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लें तो वो हमारा केंद्र आ जाएगा। और इससे हमें त्रिज्या पता है, क्योंकि परिधि क्या होती, अभी देखो मैं बताऊं परिधि होता क्या है, सर्कल का परिधि होता है 2πr, ठीक है। 2πr जो है वो दिया गया है 10 पाई, यानी कि पाई से पाई कटा और 2 से ये 5 बार कटा, यानी कि उसकी रेडियस सर्कल की हमें 5 मिल गई। और सेंटर यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि डायमीटर का जो कटान बिंदु होगा, व्यासों का कटान बिंदु वही तो केंद्र होगा। इन दोनों के आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल लेना, जो आएंगे 1, -1। अब मैं कैसे भी इसमें 3 से गुणा कर देना, ठीक है, पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना। 3 से गुणा करोगे तो 3y वाला कट के x का मान 1 मिलेगा, फिर जब x का मान 1 किसी में भी रख देना तो y का मान -1 मिलेगा। ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए, जो ये सेंटर आ गई। अब अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन सर्कल का कैसे लिखते हैं, x - h² प्लस y अगर ये h, के सेंटर है और ये r है तो y - k² बराबर r²। इसमें भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि x - 1² मैं बताऊंगा पूरा क्यों नहीं करना है, प्लस y माइनस, अब k -1 है तो वो +1 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर 0। अब ये बराबर r² मतलब 25। अब एक बात बताओ, x² + 1² यानी कि इसमें माइनस का 2x मिलना कंपलसरी है, क्योंकि a² + b² -2ab लगाओगे तो -2x मिलेगा। इसमें प्लस का 2x है कट गया, इसमें प्लस का 2x है कट गया, ठीक है, माइनस का 2x। अब इसमें जब a² + b² लगाओगे तो a² + b² + 2ab यानी कि 2y मिलना कंपलसरी है प्लस का, यानी कि इसमें माइनस का 2y है तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस का 2x है और प्लस का 2y है, तो पूरा नहीं करना है, आखिरी में जाके आप अपने कुछ सेकेंड्स बचा सकते हैं। समीकरण एक ये इक्वेशन है, इसका एक रूट इतना है तो p का वैल्यू क्या होगा, p और q की वैल्यू फाइंड करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, पता भी होगा। अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा उसका क्या होगा, संयुग्मी होगा, यानी कि 2 - √3 होगा। यही हमें समझना था कि अगर एक मूल होता है तो दूसरा मूल उसका कंजुगेट होता है। अब दूसरा मूल हमें मिल गया, अब मूलों का सम क्या होता है, मूलों का सम हमने मूलों का सम कर दिया, क्या होता है माइनस का b माइनस का x का गुणांक, मतलब माइनस का p बटे x² का गुणांक 1, तो ये मूलों का योगफल हो गया, यानी कि इससे ये कटा तो p का वैल्यू कितना मिल गया 4, तो p का वैल्यू आपका 4 माइनस p का वैल्यू अगर 4 मिला तो p का वैल्यू -4 हो गया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, दोनों रूट्स का गुणनफल कर दो, 2 + √3 और 2 - √3, तो इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा q/, मतलब q। अब देखो 4 माइनस ये a + b हो जाएगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 4 - 3 बराबर q, यानी q का मान 1 आ गया, तो q का मान 1 और p का मान -4, तो कौन सा सही हो गया, -4, 1, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो। पैराबोला का इक्वेशन है x² + 8y - 2x + बराबर 7
तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, हम अगर एक जोड़ दें इसमें, अगर LHS में एक जोड़ा तो RHS में भी एक जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8y उधर जाएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या कि ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उधर अगर हम क्या करें कि माइनस का 8 कॉमन ले लें, तो माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा। अब ये देखो कौन सा जनरल इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a/, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4a/, का मतलब ये वाला आपका पैराबोला है। ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर a, y बराबर a। अब यहाँ पे फोकस क्या होगा इसका, इस ओरिजिन 0, फोकस क्या होगा, अगर यहाँ पे आना है तो x पे तो कुछ नहीं चला मतलब 0, और y पे नेगेटिव चला मतलब 0, -a, अगर फोकस भी पूछा जाता। और जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो तो 4a ही होता है सभी के लिए। अब a यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 को हम 4 गुणा तो लिख सकते हैं, तो 4a/y होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/y, a का मान कितना है 2। अगर a का मान 2 है तो y बराबर a होता है इसका, इस कंडीशन वाले के लिए क्या, जो आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो y बराबर a, y है कितना y माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर y बराबर a करना है, a का मान 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, एक उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो y बराबर 3, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देखो अगर समझ में नहीं आया है मतलब आपने अच्छे से ये कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है, तो कॉनिक सेक्शन से इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम या कुछ भी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब मैं नहीं कहूँगा कि अब पढ़ने लग जाओ आप लोग, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप रिवाइज जरूर कर लेना इन सारी चीज़ों को, कि कैसे उत्केंद्रता निकालते हैं, कैसे नियता का समीकरण निकालते हैं, कैसे फोकस के पॉइंट निकालते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। एक दिन कॉनिक सेक्शन को देना, क्योंकि कॉनिक सेक्शन से 3 से 2-3 मतलब 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही। अगर देखो जो 2/3 की पावर x/2 है, यानी कि 2/3 का पावर कितना है x + 2। इधर भी अगर हम 2/3 करें, मतलब अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2x हमारा प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा। बस यही समझना था कि अगर डिनोमिनेटर को अंश में ले जाएंगे और अंश को नीचे लाएंगे तो फिर जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाती है, मतलब 2 हमारा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया 2x, बस यही समझना था। अब ये पावर्स ये चीज़ें सेम है तो इन चीज़ों को इक्वेट करेंगे तो x + 2 बराबर लिखेंगे 2x - 2, तो 2 इधर आएगा और हमारा कितना आएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना है, x उधर जाके घट जाएगा तो एक x बचेगा और 2 इसमें आके जुड़ जाएगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका हमें क्या बताना है, कोणांक फाइंड करना है। एक ट्रिक भी है इसकी, और एक अगर इन जनरल इसका अगर हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये जो मिलेगा हमें, ये ऐसा मिलेगा जो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा होगा मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब यही हुआ कि इसमें आपका 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो। ये भी एक तरीका है, बाकी ट्रिक से आप करते हो कैसे करते हो अब मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे।